टीचर सोनू गुप्ता। आज हम क्या पढ़ेंगे? हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ये आपके साइंस 2 का पहला लेसन है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ऐसा नहीं है कि हम बस यहाँ पढ़ें और ऑन द स्पॉट आपको याद रहे और बाद में ये आप भूल जाओ। तो हम रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके क्या पढ़ेंगे? ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। हम सभी टॉपिक्स जो भी पढ़ेंगे रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके पढ़ेंगे ताकि हमको हमेशा के लिए याद रहे। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो व्हाट्स मीन ऑफ हेरिडिटी एंड व्हाट्स मीन ऑफ एवोल्यूशन? तो हेरिडिटी जो होता है, हेरिडिटी को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता। आनुवंशिकता। अब हम ये जानते हैं व्हाट इज द हेरिडिटी और आनुवंशिकता है क्या। तो ये जो आनुवंशिकता है, हेरिडिटी है, ये हम ऐसे समझते हैं कि हम जो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके हम में कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स तो रहते हैं। कोई भी देख के हमको ये कह सकता है कि इसकी बेटी है या फिर इसका बेटा है ना? और पर हम एग्जैक्ट उनके जैसे तो नहीं होते। तो जिस तरह से हम अपने मम्मी पापा से सिमिलर होते हैं और तो उनको हम कहते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर, यानी उनके कैरेक्टर हमारे में आए हुए हैं। तो हम सिंपल सी डेफिनेशन क्या बना सकते हैं कि सच बायोलॉजिकल कैरेक्टर, सच मैं लिखते जाती हूँ, सच बायोलॉजिकल कैरेक्टर, biological character transfer from parents their children। छोटी सी और सिंपल सी डेफिनेशन क्या बनाया हमने कि ऐसे बायोलॉजिकल कैरेक्टर जो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से उनके डॉटर में या फिर चिल्ड्रंस में, तो उन कैरेक्टर्स को हम कहते हैं हेरिडिटी, हेरिडिटी कैरेक्टर। और ये जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। अब हम ये चीज तो जान गए कि ऐसे कैरेक्टर जो हमारे पेरेंट्स से हमारे में आते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? हेरिडिटी। और पर अभी हमको एक क्वेश्चन और भी है। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बताइए क्या हम हूबहू अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं? नहीं ना, उनमें हमारा कुछ अलग आइडेंटिफिकेशन होता है। तो उसका रीजन ये है, ये जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं पूरे के पूरे कैरेक्टर्स हमारे मम्मी पापा से हमको नहीं मिलते। पूरे के पूरे हम हूबहू अपने मम्मी पापा जैसे नहीं होते, क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो हूबहू हमारे में ऐसे नहीं आते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स में जो वेरिएशन आता है, जो चेंजेस आते हैं, वो हमको अपने मम्मी पापा से डिफरेंट बनाते हैं। तो ये हम वेरिएशन भी जानेंगे। कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है, व्हाट इज द वेरिएशन? वेरिएशन है क्या? तो जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स हमको नहीं मिलते अपने पेरेंट्स से, यानी हूबहू हम आइडेंटिकल सिमिलर नहीं होते अपने पेरेंट्स से, वही होता है क्या? वेरिएशन, यानी हेरिडिटी में चेंजेस, वो कहलाता है आपका वेरिएशन। ये है जनरल इंट्रोडक्शन आपके हेरिडिटी का। अब हम देखेंगे क्या? इवोल्यूशन। व्हाट इज द इवोल्यूशन? इवोल्यूशन है क्या? इवोल्यूशन में हम क्या देखते हैं? इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज। इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज। कहाँ चेंज? ऐसे कहीं भी नहीं चेंज। इवोल्यूशन का मतलब होता है आपके इंटायर बॉडी में चेंज। आपके बॉडी में अंदर से जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। और ये चेंज थोड़ी देर के लिए नहीं होता, ये चेंज टेम्परेरी नहीं होता और ये अचानक भी नहीं होता। तो ये जो चेंज होते हैं, इवोल्यूशन जो है, तो क्या है कि अपने इंटायर बॉडी में चेंज, म्यूटेशन, चेंज, यानी म्यूटेशन नहीं कह सकते, इसको चेंज कहते हैं। इंटायर बॉडी में चेंज, जिसके कारण हम अपने प्रोजेनी को और ज़्यादा एडवांस बनाते जाते हैं। हमने बचपन से ही पढ़ा हुआ है क्या मंकीज के बारे में, कि ये हमारे पेरेंट्स हैं। हमको पता है ना कि वो हमारे प्रोजेनी हैं, वो हमारे क्या हैं? पूर्वज हैं। पेरेंट्स नहीं कह सकते, वो हमारे पूर्वज हैं। मंकी हमारे पूर्वज हैं। तो ये जो मंकी से ह्यूमन बनने की जो प्रोसेस है ना, वही है इवोल्यूशन। जैसे हमने क्या देखा था
कि पहले मोंकी थे, फिर एक मैन लाइक एप, फिर इसके बाद ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, फिर क्या बना होमो हैवेलिस। ये सारे मैंस के इवोल्यूशन के नाम हैं, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, होमो हैवेलिस। और फिर इसके बाद आपके जो सबसे लास्ट में आता है क्या, होमो सेपियंस, और उससे भी ज्यादा एडवांस होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एडवांस हम लोग हैं, यानी आप लोग, हम लोग, ये जो हमारी स्पीसीज है, ये जो हमारी कह सकते हैं, ये जो हमारा टाइम है वो है सबसे एडवांस। और कहते हैं आगे आने वाले जो जनरेशंस है वो और भी ज्यादा एडवांस होगी, उनमें हमसे भी ज्यादा आईक्यू पावर होगा, हमसे भी ज्यादा उनके कैरेक्टर्स और डिजीज से लड़ने की कैपेसिटी फास्ट होगी और ज्यादा अच्छी होगी, इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। तो ये सब चीजें एवोल्यूशन में होता है और ये अचानक चेंजेस नहीं होते। हमने जाना है कि मंकी से होमो सेपियंस सेपियंस बनने की जो साइकिल है वो बहुत पुरानी है, करोड़ों अरबों साल पुरानी है। तो ये है एवोल्यूशन के बारे में, ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन एवोल्यूशन के बारे में। और हेरिडिटी, हेरिडिटी के बारे में भी जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। अब हमारा जो एक्चुअल टॉपिक है वो है हेरिडिटी। चलिए हम जानते हैं हेरिडिटी है क्या। मैंने पहले ही बताया है आपको, इंट्रोडक्शन तो हमने दिया ही है कि इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे कैरेक्टर, ऐसे बायोलॉजिकल कैरेक्टर जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में आते हैं या चिल्ड्रंस में आते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, हेरिडिटी। ओके, तो अब हम ये जानते हैं कि हेरिडिटी कैसे ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में। जिस तरह से मैं आपको एक छोटी सी मजेदार बात बताती हूँ, जिस तरह से हमको पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मिलती है ना बिना कुछ किए, उसी तरह से हेरिडिटी कैरेक्टर्स भी मिलते हैं बिना कुछ किए। तो इसके लिए आपके हेरिडिटी पढ़ने से पहले हम एक चीज जानते हैं कि आपके जो बुक है उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या है ये क्वेश्चंस हम पूछ इसलिए रहे हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, हमको ये क्लियर हो जाए कि आपका नॉलेज क्या है, आपने पिछले साल में जो पढ़ा है उसको रिकॉल कर लो, है ना। तो इसके लिए हम ये क्वेश्चन है आपकी बुक में, क्या है, व्हिच कंपोनेंट ऑफ द सेलुलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी हेरिडिटी कैरेक्टर। ऐसा पहला क्वेश्चन क्या था आपकी बुक में, आप अपनी बुक ओपन करिए और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हिच कंपोनेंट, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो सेलुलर न्यूक्लियस में से लिविंग ऑर्गेनिज्म में हेरिडिटी कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो ये हम देखते हैं। हम सबने पढ़ा हुआ है क्या, सेल, मुझे मालूम है आप सबने पढ़ा हुआ है सेल, अच्छे से मालूम है, और पिछले साल में से आपने सेल बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो क्या पढ़ा है आपने, ये क्या है, सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। हम ये कह सकते हैं ये जो सेल्स है ये हमारे ऑर्गेनिजम्स का एक बेसिक यूनिट होती है। यानी जिस तरह से हमने देखा हुआ है कि घर बनते हैं ना, तो उसमें घर बनाने के लिए क्या होता है, हम ब्रिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स क्या होता है, घर बनाने के लिए वो बेसिक यूनिट होता है। उसी तरह से ये जो सेल होती है वो आपके लाइफ का बेसिक यूनिट है। तो हम सेल को डिफाइन कर सकते हैं। आपको किसी ने तो रटा ही दिया होगा सेल क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, क्या है। तो रटना नहीं है, ये हमको अच्छे से जानना है। तो हम सेल को डिफाइन कर सकते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ, है ना, ये हमको अच्छी तरह से मालूम है। तो हम ये जानते हैं ये जो सेल है इसमें पाया जाता है क्या, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में भरा हुआ है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या भरा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और हाँ, इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में हमने देखा हुआ है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, क्रोमोसोम। क्या है ये, क्रोमोसोम। अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमने इनको क्रोमोसोम बोला, और इस क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होते हैं, बीड्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डीएनए। ये जो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, डीएनए। आप सबने एक चीज पढ़ा है क्या, हाँ पढ़ा है, मुझे मालूम
ये पढ़ा है कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, हेलिकल है, डबल हेलिकल होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है ये। और आप सबने क्या देखा है, रिवॉल्विंग लैडर देखा है ना, वो देखने पे क्या लगता है एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्रॉस करते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। ये क्या होता है, हमको ऐसा दिखता है पर कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। तो इसी तरह से जो डीएनए है ना, डीएनए का जो मॉडल है वो किसने दिया था, बताइए किसने दिया था डीएनए का मॉडल। जो डीएनए का मॉडल है वो आपके वॉटसन एंड क्रिक अंकल ने दिया था। किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक अंकल ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताया जो डीएनए है वो हमारा डबल हेलिकल है, और डीएनए है वो हमारा डबल हेलिकल है, और इसमें से ये जो हम ये डबल हेलिकल मॉडल में से यदि हम इतना पार्ट कट करते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीन। क्या है ये, जीन। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर क्या मिला, आपके क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन था, व्हिच कंपोनेंट ऑफ द सेलुलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरीड हेरिडिटी कैरेक्टर। तो इसका आंसर है ये जो सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स है और क्रोमोसोम्स में क्या है, डीएनए। और डीएनए का जो एक सेगमेंट है, एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं क्या, जीन। यही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम अपने मम्मी पापा के जैसे दिखते हैं, उनके कैरेक्टर्स हमको मिलते हैं बिना कुछ किए ही। तो क्या है इसका आंसर, जीन। तो हम अभी देखें कितनी अच्छी और कितनी सिंपल सी बात हमने देखा, और ये हम अब बता सकते हैं क्या कि बायोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रांसफर बाय पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग बाय द जीन, है ना। अब हमारी डेफिनेशन और भी परफेक्ट हो गई कि जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है, किसके थ्रू, जीन के थ्रू। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन अब चलिए देख लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू वी कॉल टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी। अरे ये तो हमने पहले ही सीख लिया। क्या सीखा हमने कि हमने हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, फिजिकल कैरेक्टर एंड मेंटल कैरेक्टर। चलिए हम फिजिकल कैरेक्टर और मेंटल कैरेक्टर को डिफाइन कर लेते हैं। फिजिकल कैरेक्टर क्या है कि मैं क्या कह सकती हूँ, या आप कह सकते हैं कि मेरे बाल मेरे पापा जैसे हैं, या फिर कोई क्या कहता है मेरी आई जो है मेरे मम्मी जैसी है ना। और क्या फिजिकल कैरेक्टर में और क्या आते हैं, मेरी हाइट शॉर्ट है क्योंकि मेरी मम्मी छोटी है, या फिर मेरे पापा बहुत लंबे हैं इसलिए मेरी हाइट बड़ी है। तो ये सारे कैरेक्टर्स फिजिकल कैरेक्टर में आ गए। तो ये फिजिकल कैरेक्टर में आ गए, और ये फिजिकल कैरेक्टर क्या होते हैं, मम्मी पापा से हमें पास होते हैं। तो आपने समझा, आई बॉल का कलर भी क्या है, फिजिकल कैरेक्टर है। और नेल्स भी किस तरह होते हैं, कभी कभी हमने देखा हमारे मम्मी जैसे होते हैं या फिर पापा जैसे होते हैं, ये भी क्या है, सब फिजिकल कैरेक्टर्स हैं। तो ये आ गया फिजिकल कैरेक्टर। अब मेंटल कैरेक्टर, ये भी ट्रांसफर होता है क्या, अरे बिल्कुल होता है। अब आप देखिए मेंटल कैरेक्टर में क्या होता है, एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट, मम्मी पापा के बच्चे कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट ही होते हैं। तो ये हो गया आपका मेंटल कैरेक्टर। मेंटल कैरेक्टर में आपका आईक्यू आ जाता है। कहते हैं ना कि उसके मम्मी पापा इतने होशियार है इसलिए उसका बच्चा इतना होशियार है। आईक्यू हो गया। मेंटल मेमोरी जितनी शार्प होगी, ये सब चीज़ें भी हमको पेरेंट्स से भी मिलती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमको सीखनी पड़ती हैं। पर हम यहाँ पे फिजिकल और मेंटल कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे। तो फिजिकल और मेंटल कैरेक्टर पेरेंट्स से बच्चों में किससे आती है, तो ये प्रोसेस क्या है, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस। हमने पहले से ही पढ़ा है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। ओके, अब हम पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हिच आर द कंपोनेंट द डीएनए मॉलिक्यूल। अरे डीएनए से तो हम पहले ही फैमिलियर हो चुके हैं, है ना। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था सेल का, है। सेल आपको पता ही दिया था हमने, सेल बेसिक यूनिट है और इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ये जो न्यूक्लियस है उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है,
उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम में बीट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं क्या, डीएनए। ओके, हमने क्या बोला इसको, डीएनए। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, क्या बचपन से रटते आए हो, इसका आंसर दो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीएनए का फुल फॉर्म है एग्जैक्ट, आप सबको पता है क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वेरी गुड, आप सब, मुझे मालूम है आप सबको ये पता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। तो हमने क्या कहा, क्रोमोसोम में बीट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं क्या, डीएनए। अब हमको ये बताना है, ये जो हमारा डीएनए है ये तो हमने बता दिया क्या है, ये डीएनए क्या है हमारा, यानी ये जेनेटिक कोड है, यही तो हमारे पेरेंट्स के करैक्टर हम में ट्रांसफर करता है ना, जीन। डीएनए, ये जो जीन है वो डीएनए का ही तो सेगमेंट है। तो डीएनए क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एक तरह से देखा जाए तो यही है वो कोड, यही है वो कोड जो हमारे मम्मी पापा से कैरेक्टर लेके आते हैं पेरेंट्स बच्चों में। तो अब हम ये कहते हैं अब ये डीएनए बना किसका है, चलिए देखते हैं डीएनए किसका बना हुआ है। तो ये जो डीएनए है, ये हमारा जो डीएनए बना है 3 चीजों से। किससे बना है, 3 चीजों से। पहला है नाइट्रोजनस बेस, N2 बेस। दूसरा है फास्फेट, और ये जो तीसरा है वो क्या है, पेंटोज सुगर। क्या है ये, पेंटोज सुगर। अब आपको मैं पेंटोज सुगर क्या होती है, अरे वैसे तो हम जानते हैं ना सुगर जो होती है क्या होती है, 6 मॉलिक्यूल कार्बन की बनी होती है, पर यहाँ पे जो है वो सुगर ऐसी सुगर जो 5 मॉलिक्यूल्स की बनी है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम इस तरह से भी तो कर सकते हैं ना, ये। तो ये क्या हो गई आपकी पेंटोज सुगर, है ना। तो हमने क्या देखा कि ये जो हमारा डीएनए है वो 3 चीजों से मिलके बना हुआ है, N2 बेस, फास्फेट एंड पेंटोज सुगर। ओके, तो अब इसका डिस्क्रिप्शन भी देखें क्या, चलिए देख लेते हैं कि ये जो N2 बेस है, ये जो N2 बेस है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। वो है प्यूरीन और दूसरा है पिरिमिडीन। क्या है, पिरिमिडीन, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। चलिए, प्यूरीन भी है वो 2 टाइप का है, प्यूरीन क्या है वो 2 टाइप का है। क्या है, गुआनिन एंड एडेनिन। और पिरिमिडीन जो है वो भी 2 टाइप का है। वो क्या होता है, पिरिमिडीन जो है वो 3 टाइप का होता है, पर हम इसको 2 टाइप इसलिए कह रहे हैं कि वो जो आपका डीएनए है उस डीएनए में 2 ही टाइप के पाए जाएंगे, पर जब आरएनए का केस होगा तो उसमें ये दूसरा वाला फिक्स हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे। साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। ये जो हमारा डीएनए में पाया जाता है वो है थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड गुआनिन। तो हमने क्या देखा, अभी तो हमको याद है ना, अभी तो हमको याद है कि हमने N2 बेस पढ़ा, प्यूरीन है, पिरिमिडीन है। अभी पर हम जैसे ही यहाँ से जाएंगे वैसे हमको भूल जाएगा, तो इसको हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं, पूजा। क्या है, पूजा। ये पिरिमिडीन का पीयू ले लिया और इसका जी और इसका ए, तो ये हो गया पूजा। चलिए पूजा जी क्या करती हैं, अब पिरिमिडीन के लिए हम क्या देख लेते हैं, पिरिमिडीन का पूजा कट, ये सी ले लेते हैं, यू ले लेते हैं और टी ले लेते हैं, कट द पियानो। ओके, पूजा कट द पियानो। अब इस ट्रिक से हम इसको ध्यान रखेंगे कि क्या है, पी फॉर पूजा, पी फॉर प्यूरीन और
G फॉर गुआनिन और A फॉर एडेनिन। ये हो गया पूजा। अब कट से साइटोसिन, U से कट में से आता है आपका C, तो C से साइटोसिन, U से यूरासिल और T से थायमिन। कट द पिरामिड, पिरामिड यानी पिरामिड। ओके, तो ये सब आप नोट करते जाइए एक बुक में अच्छे से। ओके ठीक है, इरेज करते हैं इसको, शुरू करें। अब आपका जो बुक का एक्चुअल टॉपिक है वो क्या है? हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंज। ये है आपका एक्चुअल टॉपिक, आपके बुक में का एक्चुअल टॉपिक है। तो इसमें से हम कुछ इसका जो हिस्ट्री है वो देख लेते हैं। हिस्ट्री क्या है इसकी? चलिए, आपकी बुक में लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, पर हम इसको बहुत इजीली और अच्छे से डिफाइन करेंगे। क्या है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, आप मेंडल। ये जो मेंडल है वो क्या है? जीनेटिक्स ऑफ फादर। ये जो मेंडल साहब है ना, इन्होंने जीनेटिक्स यानी हेरिडिटी के बारे में इन्होंने पूरा का पूरा इन्होंने ही बताया हुआ है। तो इनको सबसे पहले बताया है और इन्होंने ही पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था, इसलिए हम मेंडल साहब को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ द जीनेटिक्स। अब मेंडल के बारे में हम छोटी सी स्टोरी पढ़ लेंगे। हम स्टोरी इसलिए जानते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि हमको स्टोरी के थ्रू जो चीजें हम पढ़ते हैं ना, उनको कभी भूलती नहीं। तो हम मेंडल के बारे में एक चीज पढ़ लेते हैं। ये जो मेंडल थे ना, बहुत लोअर फैमिली से थे। इनकी जो फैमिली थी वो बहुत गरीब थे कह सकते हैं, और वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। किसमें? उन्होंने अपने ही गार्डन में उगाए क्या? पी प्लांट। इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? मेंडल ने पी प्लांट पे। इन्होंने अपने गार्डन में उगाए पी प्लांट, और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए उनको बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा, और उन्होंने फिर जाके अपना कंक्लूजन दिया कि 1886 में इन्होंने अपने कंक्लूजन्स के बारे में बताया। और उन्होंने मेंडल साहब ने ये जो मेंडल थे ना, इनके लिए एक चीज़ और भी कही जाती है। क्या है? कि ये जो इनका जो दौर था ना, इनका जो टाइम पीरियड था ना, ये इस समय के साइंटिस्ट थे जब बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट अपने अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जैसे आपका डार्विन, ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है डार्विन। इन्होंने क्या किया? ये तो पूरे दुनिया का जो ध्यान था ना डार्विन की तरफ था, इनको तो कोई जानता भी नहीं था। ये एक्सपेरिमेंट कर भी दिए, मर भी गए, कोई जानता ही नहीं था इनको। ये तो बाद में इनकी जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे, इनकी बुक थी जो एक्सपेरिमेंट की, वो उन्होंने कई साइंटिस्टों ने फिर इसको पढ़ा और बताया, अरे इन्होंने तो सब कुछ बता दिया है। तो इसलिए बाद में इनको क्या हुआ, फिर में वो भी नोबेल प्राइज भी मिला। पर जब तक ये रहे तब तक अपनी खोज के बारे में कुछ भी किसी को बता नहीं पाए। तो ये हो गया मेंडल के बारे में। इसीलिए हम मेंडल को क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि पहली बार इन्होंने ही क्या बताया था कि पेरेंट्स के कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में आते हैं, बच्चों में आते हैं। तो ये हो गया मेंडल। कब इनका ड्यूरेशन क्या था? 1886। अब क्या हुआ? ह्यूगो डी ब्राइस ने क्या बताया? फिर कुछ बहुत दिनों बाद ह्यूगो डी ब्राइस ने क्या बताया कि ये जो हम कहते हैं ना एग्जैक्टली हम अपने मम्मी पापा जैसे नहीं होते, तो ये जो हमें चेंजेस होते हैं, है ना, वेरिएशन आता है, तो वो उसके बारे में किसने बताया? ह्यूगो डी ब्राइस ने। ये ह्यूगो डी ब्राइस थे ना, इन्होंने क्या दिया? म्यूटेशनल थ्योरी दी। इन्होंने क्या दिया? म्यूटेशनल थ्योरी ह्यूगो डी ब्राइस ने। कब दिया? 1901 में। फिर चलिए ये भी पता हो गया कि ये जो कैरेक्टर्स थे वो हमें वो डिफरेंसेस, है ना, एग्जैक्ट हम मम्मी पापा जैसे नहीं होते, इसलिए ये जो डिफरेंसेस थे वो भी बता दिया किसने? ह्यूगो डी ब्राइस ने। चलिए अब चलते हैं आगे। आगे क्या है? ये जो वॉल्टर और सटन ने एक ग्रासहोपर लिया, और ग्रासहोपर की सेल में से इन्होंने क्या किया? ग्रासहोपर लिया, और ग्रासहोपर की सेल में से इन्होंने क्या किया? डिस्कवर किया क्या कि जो सेल्स होते हैं ना,
सेल्स में न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्स में पाए जाते हैं। किसने बताया? वॉल्टर ने। तो वॉल्टर ने क्या कहा? ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में पाए जाते हैं, है ना? इसके पहले किसी को कुछ नहीं पता था क्रोमोसोम्स क्या है। तो अभी तो हमको ये पता चल गया कि क्रोमोसोम्स जो है वो क्या है? पेयर्स में पाए जाते हैं। अब एक चीज और है, क्या है? अब आगे चलते हैं। आगे जो साइंटिस्ट थे, क्या? एवरी, मैकर्थी एंड मैकलॉड। कौन कौन? एवरी, मैकर्थी एंड मैकलॉड। इन तीनों ने एक और भी बड़ा एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने क्या बताया कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो जेनेटिक कोड होता है, यानी उनके जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं एक पेरेंट से उनके चिल्ड्रंस में, वो डीएनए है। क्या है? कौन सा मटेरियल है वो? डीएनए है। ये किसने बताया? ये तीन साइंटिस्टों ने बताया, एवरी, मैकर्थी एंड मैकलॉड। कब बताया इन्होंने? 1944 में। इन्होंने कहा वायरस को छोड़ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है? उनमें क्या पाया जाता है? जेनेटिक कोड कौन सा है? डीएनए का। वायरसेस में कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं वो उनमें कुछ में डीएनए पाया जाता है, कुछ में आरएनए पाया जाता है। तो ये चलिए इन्होंने तो तहलका मचा दिया। क्या किया? कि ये बता के कि सबके जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, वायरसेस को छोड़ के। अब आए कौन से? आए जैकब एंड मोनार्ड। ये जो मैंने साइंटिस्ट के नाम है ना, ये सारे के सारे नाम और सारे के सारे इनके एक्सपेरिमेंट एक एक नंबर के क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये आपको रट्टा मार टॉपिक है और आपको रटना ही पड़ेगा, है ना? तो ये जैकब और मोनार्ड जो हैं, जैकब और मोनार्ड ने 1961 में क्या बता दिया कि ये जो डीएनए है, डीएनए से ही प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इन्होंने जैकब और मोनार्ड ने बताया, इन्होंने अपना मॉडल दिया, जैकब मोनार्ड मॉडल जो बोलते हैं। इन्होंने क्या कहा कि डीएनए के पार्टिकल से ही प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अब प्रोटीन सिंथेसिस होती है और हमारा जो पूरा बॉडी है वो कैसे बना हुआ है? हमको प्रोटीन की जरूरत ही होती है। हमारे बॉडी में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों तरह के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इन्होंने जैकब और मोनार्ड ने क्या बताया 1961 में कि हमारे बॉडी में प्रोटीन, डीएनए से प्रोटीन बनता है। तो ये सारे साइंटिस्टों ने इस तरह से हमको बताया। क्या? मेंडल ने बताया हेरेडिटी कैरेक्टर्स पास होते हैं पेरेंट्स टू फादर में। ह्यूगो डी ब्राइस ने बताया कि हमें जो चेंज होता है वो है म्यूटेशनल चेंज, वेरिएशन है। और वाल्टर एंड सेटन ने बताया क्या? क्रोमोसोम्स के बारे में। और एवरी मैकर्थी ने क्या बताया कि हमारा जो ये जो कैरेक्टर सेंड होने का जो पार्ट है ना वो डीएनए है। ठीक है? जैकब और मोनार्ड ने क्या बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस डीएनए से ही होती है। तो ये हमने अपनी हिस्ट्री पढ़ ली। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे क्या? कि प्रोसेस ऑफ डीएनए, प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये चीजें हम बाद में